ये मैं कल करवा दूँ। ये सवाल नहीं है किताब में, पेज 598, पेज इसी पे, वॉल्यूम 1 में नहीं है, वॉल्यूम 1 में नहीं है। क्वेश्चन 2, इसलिए तो वॉल्यूम 2 में डाला हुआ है ताकि रिवीजन के टाइम पे काम आए। कंपनी एंटर्स इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद लेसर बी फॉर में, भाई लेक्चर नंबर नहीं लिखा है, 115। अच्छा, रेशोज पे पास पेपर करने हैं इसके, अब ये हालात हमारे फारग ही हैं, रेशोज के पास पेपर करेंगे इंशाल्लाह। कंपनी एंटर्स इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद लेसर बी फॉर मशीनरी विद फॉलोइंग टर्म। तो थोड़ा जो टफ टाइम दे रहे हैं वो डेटर और इन्वेंटरी टर्नओवर टाइप चीजें हैं, बाकी तो आसान सी चीजें हैं, उसमें डेज में कन्वर्ट करके जरा जल्दी डिसीजन हो जाता है। लीज टर्म इज 5 years with an option to extend for 3 years at a favorable rate. At the commencement date, company A is reasonably certain to exercise the extension option due to favorable economic incentives. Asset is leased on Jagam April 2020. रुपीज 20,000 एनुअली पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर ड्यूरिंग द मेन लीज टर्म, यानी कि 3 years, सॉरी 5 years, एंड रुपीज 5,000 एनुअली इन एडवांस फॉर नेक्स्ट 3 years एट अ फेवरेबल रेट नहीं होना चाहिए, एट अ फेवरेबल रेंटल होना चाहिए। ये रेट तो एक ही है ना, इम्प्लिसिट रेट 11% नीचे, तो ये तो हमने खुद सवाल बनाया हुआ है, तो एरर का चांस इसमें था। तो अब बता दें जी, पहले 5 साल का रेंटल कितना है? 20,000 पेएबल एट द एंड ऑफ each year during the main lease term and 5,000 annually in advance for next 3 years. चलें जी, डिस्काउंट करें, पीवी निकालें। डाउन पेमेंट नहीं है सवाल में, रेंटल ही है, जीआरवी यूजीआरवी डाल लेते हैं और फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। एक दफा मुझे सारी चीजें पहले लेसी के एंगल से डिसाइड करवा दें कि बारो बार कौन सी जानी है। IFRS 16, IFRS 16 एक अमाउंट ना कभी आईकैप ने टेस्ट नहीं की, ये है लीज शुरू होने से पहले अगर आपने कोई पेमेंट कर दी, इसको मैंने कहा था आप डायरेक्ट बारो बार जनरल एंट्रीज में ले जाया करें और इसकी एंट्री कर दिया करें ROU डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन वो यहाँ एंट्रीज में हमने कहीं नहीं लिखा हुआ, माजरत। अब एक दफा जरा पूरा स्केच बना लें, थोड़ा वेट कर लें। रुपीज 20,000 एनुअली पेएबल एट द एंड ऑफ 5 years ड्यूरिंग द मेन लीज टर्म एंड 5,000 एनुअली इन एडवांस फॉर नेक्स्ट 3 years। ये फिगर हो गई हमारी रेंटल। ये बस डायग्राम खोल लिया करें जो समरी वाली होती है। रुपीज 18,000 इज पेड बाय कंपनी ए ऑन यकम मार्च एज अ नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट पेमेंट फॉर सिक्योरिंग लीज। अच्छा, एसेट कब लीज पे दिया है? यकम अप्रैल को। इससे पहले कभी आईकैप ने कोई पेमेंट नहीं कराई। ये बिल्कुल आपके लिए नई चीज है जो सफे पे भी नहीं लिखी हुई। इसकी एंट्री मैंने कहा था बारो बार कर दिया करें, ROU डेबिट कैश क्रेडिट, तो इसकी एंट्री हम डायरेक्ट बारो बार कर देंगे, ROU डेबिट कैश क्रेडिट। Lesser B provides a lease incentive of 10,000 to company A to encourage signing the lease on 5 मार्च। 5 मार्च को जब लीज साइन हुई तो उसने उसको एक इंसेंटिव दिया 10,000 रुपए का। अब एक होता था इंसेंटिव इंटरेस्ट रेट में, एक होता है इंसेंटिव IDC से नेट होने वाला, और एक होते हैं इंसेंटिव नेट होने वाला रेंटल से या डाउन पेमेंट से। इन तीनों में फर्क समझे। इंसेंटिव डजंट मीन एनीथिंग, इंसेंटिव मींस फायदा। अब मैं एक फिक्रा बोल रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। द IDC paid by lessee is 5 million. The IDC paid by lessee is, however, as a lease incentive, lesser reimbursement him 1 million. अब ये इसके साथ अगर जुड़ के आ जाए ना, तो 5 और 1 को नेट करके लेसी की IDC कितने पे रिकॉर्ड कर देगा? 4 पे, और लेसर की 1 पे। लेसर की IDC किस पे रिकॉर्ड कर दीजिएगा? 1 पे। आई रिपीट, दोबारा बताएं। एज अ लीज इन, सॉरी, lessee paid IDC of 5 million and lesser reimbursed him 1 million as an incentive. So this incentive is given, this toffee is given in respect of only
आईडीसी, तो आईडीसी से नेट करते हैं। अच्छा, एक सवाल आता है अक्सर, वो बहुत ज्यादा आता है, द मार्केट लेसर के सवाल, नॉर्मल लेसर के सवाल में मार्केट रेट कुछ नहीं करना होता, रेट तो याद है ना। लेसी यूज करता है इंक्रीमेंटल, ना पता हो तो सॉरी लेसी यूज करता है इम्प्लिसिट, ना पता हो तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग। लेसर सिंपल कौन सा रेट यूज करता है? इम्प्लिसिट। और अगर मैन्युफैक्चर डीलर है हायर ऑफ मार्केट आर। अब सिंपल लेसर के सवालों में एक लाइन आजकल आईकैप डाल रहा है, द मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 13%, however as an incentive to attract the customer he is charging 11% implicit rate. Now please ignore the 13% because it is not a question of manufacturer dealer lesser, it is a question of simple. For simple lesser question we always need what? We always need implicit rate. कितने इंसेंटिव्स हो गए? 2। तीसरा इंसेंटिव कभी आईकैप ने टेस्ट नहीं किया, वो हमने इस सवाल में डाला है। वो इंसेंटिव है डाउन पेमेंट या रेंटल में से थोड़ा सा मेरे से वापस ले लो, वो हमने इस सवाल में डाला है। हमने इसको मैंने कहा था सॉर्ट ऑफ, होती तो रिश्वत नहीं है, सॉर्ट ऑफ रिश्वत समझ लिया करें, लीज शुरू होने से पहले रिश्वत दी है हमने। तो लीज शुरू होने से पहले हमने उसे कितनी रिश्वत दी है? बोले 18,000 रुपए। लेसर ने 10,000 रुपया दे दिया टू एनकरेज साइनिंग द लीज। अब इसको रेंटल से उससे तो उससे आईडीसी से तो नेट करने की जरूरत नहीं, आईडीसी का तो अभी तक जिक्र भी नहीं आया कि लेसी ने लॉयर फीस पे की है, ये की है, वो की है। तो बेहतर है अभी हम 1 मार्च को इसकी एंट्री करेंगे आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट, और इसकी एंट्री कर देंगे कैश डेबिट आरओयू क्रेडिट। यानी से ये डाउन पेमेंट का भी बाप है 18,000, ये डाउन पेमेंट का भी बाप है, यानी लीज शुरू होने से पहले पेमेंट किया। अगर ये डाउन पेमेंट भी होती ना तो मैं आप लोगों को यहां से रूट करवाता ये डाउन पेमेंट। आप बता दें डाउन पेमेंट का बाप कितना है? 18,000, और वो कंपनसेट कितना हुआ? 10,000। 18,000 में 10,000 कंपनसेट हो गया, लेकिन हम फिर भी यहां नहीं डालेंगे उसको, हम इसको बारो बार एक जनरल एंट्री नई आज बनाएंगे, इससे भी ऊपर आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन 2 डेट्स को करेंगे। पहले हम एंट्री करेंगे यकम को आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट 18,000, और फिर हम एंट्री 5 दिन बाद करेंगे कैश डेबिट आरओयू क्रेडिट। चलें जी, ये 2 फिगर्स हाईलाइट कर लें। ये तो हमारी बारो बार किधर चली जानी है? जनरल एंट्रीज में। पीछे बच गए 20,000 और 5,000। 20,000 और 5,000 कहां लेके जाने? रेंटल में, और अगर जीआरवी है तो फिर यहां रेंटल में। कंपनी ए इनकर्स द फॉलोइंग कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू लीज। 3,000 पेड टू लीजिंग एजेंट फॉर सक्सेसफुली अरेंजिंग द लीज। ये मैं पेज नंबर आपको भी बता दूंगा थोड़ी देर बाद। एक पेज पे बताया हुआ है कि ये भी आईडीसी का पार्ट है। 1,500 पेड टू लीगल काउंसिल फॉर ड्राफ्टिंग एंड नेगोशिएटिंग लीज एग्रीमेंट, ये भी आईडीसी का पार्ट है। इसके अगेंस्ट कितनी जो है इंसेंटिव मिला? कुछ भी नहीं, तो बस ठीक है। लेसी की आईडीसी बता दें कितनी है, 3,000 या 4500? 4500। In addition to fixed payment, company agrees to pay 1% of the machine annual production output revenue as a variable lease payment. These payments do not depend on an index or a rate. तो annual revenue is 25 लाख, बस ठीक है। रेवेन्यू पे 1% लगा देंगे, अभी दिखा देंगे आपको। जीआरवी लेसी ने कौन सी लेनी होती है? ये डिपेंड ऑन रेट और नॉट रेट का मैं देख लेता हूँ, रिवीजन का टाइम मिला तो ठीक है, वरना कल कर लेंगे। डिपेंड ऑन रेट बातें भूली होंगी। जीआरवी में लेसी पता क्या करता है? कहानी याद रखें, लेसी जाएगा, लेसी जाके कहेगा कि ये पेन मैं आपसे ले रहा हूँ लीज पे, तो मैं आपको टोटल लीज का टर्म कितनी है? 5 + 3 साल, 8 साल। मैं 8 साल बाद ये पेन आपको वापस करके जाऊंगा। परचेज ऑप्शन फिर नहीं है सवाल में। अब लेसर परेशान होगा, लेसर कहेगा यार ये पेन तो मुझे वापस करके जाएगा, पता नहीं क्या हालात हों। तो हमने कहा था इसमें 2 काम करने हैं। स्टेप 1, लेसी देखे कि एग्रीमेंट में मैंने 9 बजे क्या वादा किया है। तो लेसी कहता है मैं तुझे जो है ये पेन जो एंड पे ना, तो इसकी गारंटी करता हूँ 1,000 रुपए की। अब लेसी घर जाके सोचे, इस 1,000 के साथ लिखा होगा जीआरवी रिटर्न इन एग्रीमेंट, रिटर्न इन एग्रीमेंट। मुझे नहीं पता इस सवाल में क्या है, कोई सवाल वाली बोल रहा था, मैंने पेन पकड़ा हुआ था। अच्छा, तो लेसर और लेसी ने एग्रीमेंट साइन कर दिया 1,000 रुपए पे। लेसी घर जाके सोचे कि मैं मिसयूज नहीं करूंगा और 1,200 का तो होगा,
तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड, 1000 वाली चीज वापस करके जानी थी, 1200 वाली चीज ले आएंगे इंशाल्लाह, 0। और अगर लेसी सोचे एक्सपेक्टेड टू बी पेड, यानी कि लेसी ये सोचे कि 1000 में गारंटी करके आया हूं और 800 वाली चीज उसके साथ 800 के साथ लफ्ज लिखा होगा रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड बाय लेसी, एस्टिमेटेड बाय लेसी एट द एंड ऑफ लीज, वो 800 रुपए होगा। उस 800 रुपए और 1000 रुपए का डिफरेंस लेके आप देखेंगे एक्सपेक्टेड टू बी पेड। जीआरवी, जीआरवी मींस गारंटी गिवन, गारंटी गिवन बाय लेसी इज 5000, गारंटी 5000 की दी है। ये जो थर्ड पार्टी गारंटी देगी ना, इसको लेसर में मुझे याद कराइएगा, लेसी, लेसी का एसोसिएट या जो मर्जी गारंटी करे वो लेसर के सवालों में होगी, लेसी के सवालों में सिर्फ लेसी की गारंटी हुआ करेगी और किसी की नहीं हुआ करेगी, लेसी के एसोसिएट की भी नहीं हुआ करेगी। भाई लेसी अपनी गारंटी देखता है, वो जो लेसी, लेसी का एसोसिएट, एसोसिएट नहीं है वो है, वो खोल के टाइम मिला तो आपको रिवाइज करवाएंगे, वो लेसर के लिए डिस्कशन है, दैट डिस्कशन इज फॉर लेसर। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज 4500 एस्टिमेटेड बाय लेसी। आप बताएं एक्सपेक्टेड टू बी पेड कितनी है। एंड में मैंने क्या वादा किया था, कितने वाली चीज दे के जाऊंगा, 5000 वाली, और हकीकत में आप मुझे पता चल गया कि एंड पे जो मैं चीज लाऊंगा वो कितने वाली है। अब क्या करें, 500 is expected to be paid and 12000 is estimated by lesser, please ignore what is lesser, okay, so 500 ये आ गई। अब 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, रेंटल गिवन है सवाल में और जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड 500 है, पीवी निकालने, वर्किंग 1 करें। डाउन पेमेंट डालने की जरूरत नहीं है, खुदा के लिए सवाल का जीआर एंड ना देखा करें पीवी निकालते हुए, सवाल का जीआर एंड ना देखा करें। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएं और उसमें डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम डालें। ओके जीपीवी क्या निकली है, पुत्र गड़बड़ी होनी है कोई। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्यों नहीं ले रहे आप लोग, इम्प्लिसिट रेट दिया हुआ है तो ना बोलें, बस इम्प्लिसिट रेट दिया हुआ है और कहीं लिखा नहीं हुआ कि लेसी को इम्प्लिसिट रेट का पता है या नहीं है, ऐसी कोई लाइन लिखी नहीं हुई, तो बस पता होगा लेसी को इम्प्लिसिट रेट का। ओके बहुत स्लो हो गया भाई तो। पहले एंट्रीज कर दें जिन्होंने, ओके वर्किंग नंबर 1 जी, लीज पेमेंट्स बताएं, डाउन पेमेंट 0, रेंटल बोलें 20,000 लिया या 20 लिया, आप लोगों ने क्या किया है, बहुत ज्यादा टाइम लगवाएंगे आप, चलो ठीक है 20,000 जरा नहीं ओ 1 में एलपी लिखा है, तुसी पीवी कट रहे हो, मैं एलपी लिखा है 20,000 जरा 5 प्लस
into 3 plus GRV expected to be paid. What was guarantee? कितने वाली चीज दे के जानी है मैंने? What is GRV expected to be paid? नहीं, इसको रेड मार्कर से नहीं लिखना होता, वो UGRV को उन सवालों में लिखते थे। अच्छा, LP अब जो भी आगे छोड़े पड़े, PV ऑफ LP निकालने के लिए पहले वर्किंग 2 कर लेते हैं जी। PV निकालने से पहले ये वाली साइड पूरी कर लिया करें। डेट बताएं, लीज कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 20। हमारा ईयर ना देखें, पहले मुझे 5 साल पूरे करवाएं। कितने साल पूरे हो गए? 5 साल। अगला साल पूरा 31 मार्च 26 को होगा, लेकिन पेमेंट अनलकीली 1 अप्रैल 25 को ही है, और 1 अप्रैल 27। जी बोलें। GRV की डेट जी, $5,500। इन सबको शॉपर में बंद करके इधर ले आए, ये डायरेक्ट ही आ जाएंगे, इनकी कोई टेंशन नहीं। 20,000 इंटू 1 माइनस 1.11 रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय जो भी जवाब आए खैर है। इसको आगे ब्रैकेट में भी नहीं लेना, इसको आगे ब्रैकेट में भी नहीं लेना, गोद नहीं लेना, प्लस। मैंने वैसे कहा था एडवांस के सवालों की ना मेन थीम बरकरार रखा करें। अगर आपका दिल चाह रहे हैं तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या इनको उठा के इधर नहीं आएंगे, फिर ये जब आप उठाएंगे ना इन तीनों को, फिर ये इधर नहीं आएंगे, ये तो वही दिन है, ये आएंगे इधर। फिर जिसने एनओटी का लगाया फिर वो इनको इधर बुलाएगा। लेकिन मैं आप सॉर्ट ऑफ ये एडवांस का सवाल बन गया तो मैं जबरदस्ती 5,000 लिख रहा हूं, लेकिन इन द एंड गोद में सारे को लूंगा मैं, क्योंकि ये 5,000 बहुत दूर खड़ा है। 5,000 जमा 5,000 इंटू 1 माइनस 1.11 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.11। देखिए क्या किया मैंने, इस 5,000 को यहीं पड़ा रहने दिए और इन दोनों को शॉपर में डालकर 1 साल पीछे ले आया हूं। शॉपर गोल हो गया, इनको 1 साल पीछे ले आया हूं। कुछ समझ आई बात? इस 5,000 को यहीं पड़ा रहने दिया मैंने, और इन दोनों 5,000 को शॉपर में डाल के 1 साल। एनओटी का फॉर्मूला फिगर्स को कहां ले आता है? एक पीरियड पीछे। अच्छा, अब इस सारे को ऐसे करके, ये अब हम यहां खड़े हैं, ये यहां आ चुकी हैं चीजें, अब हमें उंगलियों पे गिनना पड़ेगा। 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 22, 23, 24, 25 रेज टू पावर -5। अब सिंपल फॉर्मूले में क्या लिखते होते हैं? इनटू 1 बस रेज टू पावर -5। आप बता दें कहां कहां क्या क्या गलती की आप लोगों ने पीवी निकालते हुए? क्या चीज? तीनों को ले आया था, तीनों को लाना था। कहां लेके आए थे तीनों को? तीनों को इधर ही लाके छोड़ दिया था, गोद नहीं लिया था, देख भरे बाजार में छोड़ दिया। और सिंपल डिस्काउंटिंग पूरे डेटे की कर दी थी। अच्छा, इनकी सिंपल डिस्काउंटिंग की थी। इसको कितने साल पीछे लाए? 5, इसको 6 साल, इसको ये भी चलेगा, ठीक है। फिगर 2-3 है तो चल जाएगा। अगर फिगर ज्यादा है तो फिर ये नहीं चलना था, फिर हमें वही वाला जो मैंने किया था वो करना पड़ना था। अब जिसको समझ नहीं आई वो एक दफा देख ले। ये सारे 5 हैं, 5 दफा ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएंगे। इसको आप इधर ही रखें एहतियातन, इन दोनों को उठा के 1 साल पीछे ले आए। जब इन दोनों को उठा के 1 साल
पीछे ले आएंगे तो अब सारी फिगर्स आके किस दिन खड़ी हो जाएंगी? यकम अप्रैल 25 पे। अब यकम अप्रैल 25 से यहां पे लेके जाने के लिए रेज टू पावर -5, और ये तो बस रेज टू पावर -8 ही होता है, ये गिना भी ना करें पेपर में, प्लस 1 रेज टू पावर -8। पीवी क्या निकल आई? 184। डरते डरते ना बोलें, सही था, 82184। चलें जी, जाए नमाज पढ़ें, 1:45 पे आ जाए। जिन हजरात ने 5000 को तीनों को बुलाया था पीछे एनओटी लगा के, वो फिर किस दिन आके खड़े हो गए होंगे? एक दिन पीछे या एक साल पीछे? एक पीरियड पीछे। तो वो फिर इधर आके खड़े हुए थे। फिर यहां से यहां कितने साल बनने थे? रेज टू पावर -4। तो इट्स अप टू यू, आप जैसे मर्जी निकालें जी। जी बिल्कुल नहीं, यहां 5 ही करना है। मैं बताता हूं क्यों, मैंने क्यों यहां 5 किया हुआ है। मैंने इस 5000 को यहीं रखा है, इन दोनों को बुलाया एक पीरियड पीछे, तो सारी फिगर्स इधर आ गई हैं। क्या? अब जब इसके दरमियान फिर उंगलियों पे गिनना पड़ेगा, यकम अप्रैल 21, यकम अप्रैल 22, यकम अप्रैल 23, यकम अप्रैल 24, यकम अप्रैल 25। इस वजह से रेज टू पावर -5 है। फिर इस वाले 5000 को भी, यानी ये 5000 पहले इधर पड़ा हुआ है, ये वाला, और इन दोनों को एक पीरियड पीछे बुला लिया, यही क्लास में करते थे। अब ये सारे इस दिन पड़े हुए हैं, इनको इधर लाना है। चलें आगे। क्या हुआ? नहीं, मुझे अभी इसका जवाब क्या आ रहा है बताएं, इसका जवाब क्या आ रहा है? 82184। जी, आप लोग बताएं क्या कर रहे हैं? ये कैलकुलेटर किसका है? ले लें। हाँ जी, 84216, वो कैसे आ रहा है आप लोगों का? हाँ जी, अच्छा, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है उससे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पहली पेमेंट कौन सी कितनी है? 20,000। पता नहीं जरा सही होना भी है मेरे से या नहीं। दूसरी 20,000, तीसरी, चौथी 20,000, पांचवी में 20,000 भी होगा और एक और भी है, असल में एक दिन के फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, जमा 5,000, फिर 5,000, फिर 5,000 और फिर 500। रेट 821834, 821884। क्यों डिफरेंट आ रहा है आप लोगों का, मुझे नहीं पता। क्या 821884 कितने लोगों का आ रहा है? बस ठीक है, चलें आगे, फिर चेक कर लीजिएगा क्लास में के बाद किस। बहरहाल डिस्काउंटिंग ऐसे करनी है। अब कैलकुलेटर पे अगर कुछ डिफरेंट आ रहा है तो उसको क्लास के बाद मैच करवा लीजिएगा किसी से। अब मोहतरम सवाल में आते हैं और देखते हैं जी सवाल के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सवाल में रिक्वायरमेंट है, आपने बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 31 मई 2021। लेकिन आप ऐसा करें, पहले ज़रा मुझे जनरल एंट्रीज करके दे दें।
जी डेट बताएं। अच्छा एक ना काम करें, अगर ऐसा कभी हो ना तो आप तसल्ली से जरा ये देख लिया करें कि हमारा साल कौन सा चल रहा है। हमारा साल जरा देखें कब एंड हो रहा है। 31 मई 21। हमने लीज कब शुरू की है? 1 अप्रैल 20। तो देखें इधर, असल में हमारा पहला ईयर एंड होगा 31 मई 20 को। मुझे रिक्वायरमेंट में भी कंसर्न नहीं है, पहला ईयर एंड होगा 31 मई 20 को और अगला ईयर एंड होगा 31 मई 21 को। अच्छा जी, 31 मई 20 के साल में हमारी लीज तो 1 अप्रैल को शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले एक हमने रिश्वत टाइप पेमेंट की थी 31 मई से पहले 3-4 महीने पहले 1 मार्च 20 को हमने एक पेमेंट की है ROU डेबिट, जिसको मैंने कहा था बारों बार कहां ले जाएं, जर्नल एंट्रीज में। ROU डेबिट कैश क्रेडिट, वो जो दो फिगर है बस, तो वो तो आप लोगों ने तकरीबन याद कर ली थी। एक और फिगर थी, किस दिन इंसेंटिव मिला? 5 मार्च 20 को इंसेंटिव मिला, कैश डेबिट ROU क्रेडिट 10,000। डन। अब ये इंसेंटिव मिल गया। लीज किस दिन शुरू हुई? लीज 1 अप्रैल 20। उधर मशहूर जमाना एंट्री होती है ROU डेबिट और LL क्रेडिट 82184। अच्छा, अब हमारे साल देखते हैं पेमेंट्स कितनी आ रही हैं। बस ये दो एंट्रीज नहीं की हैं, बाकी हमारे साल पेमेंट्स कितनी आ रही हैं। हमारे साल कोई पेमेंट नहीं आ रही। हमारा साल किस दिन एंड हो गया है? अप्रैल में, 2 महीने बाद एंड हो गया है, तो कोई पेमेंट हमारे साल में, लेकिन 2 महीने की डेप्शन हमें निकालनी पड़ेगी और 2 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप जरा ये बता दें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना कितना है? 11%। 19040 960 आगे आगे भी जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। आप मुझे बताएं ये इंटरेस्ट, अच्छा इसका ना तरीका होता है मंथ बोलें, ये इंटरेस्ट है अप्रैल मई का बस बस, और फिर अगले साल के कुछ दिनों का, तो ये है इंटरेस्ट अप्रैल मई का। अप्रैल मई का मुझे चाहिए 2 महीने का, लेकिन ये पूरे साल का, तो 9040 तारीख बताएं। 2040 इंटू 9040 इंटू जी 1507 एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस 1507 और डेप्रिसिएशन वही डेट, डेप्शन डेबिट अकाउंट डेप्शन क्रेडिट। वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 3 ROU कॉस्ट। ROU कॉस्ट पेमेंट कितने की थी? 18,000। बट नेट नेट करके कर दे, कोई मसला नहीं, वो तो डेट फर्क थी ना, इस वजह से दो एंट्रीज की। 8,000 सॉर्ट ऑफ रिश्वत और PV ऑफ LP। इंस्टॉलेशन नहीं, ओ IDC तो पवानी कितनी पवानी सी आते IDC, चलो डाल देंगे कोई नहीं। IDC कितनी थी? 3,000 प्लस 1500। जो जो चीजें बारों बार जर्नल एंट्रीज में जानी है उन्हें हाईलाइटर से हाईलाइट तो ना करते रहिएगा, पेपर में जरा टिक करते रहिएगा ताकि वो गलती ना हो। अब मैं सवाल खोले बगैर इधर आ गया हूँ, आप लोगों पर ट्रस्ट करके किसी ने IDC की एंट्री नहीं बताई जी। 3,000 जमा 3,000 जमा 1500 इज इक्वल टू 4500 684
94684। आईडीसी की एंट्री यही करवा दें यकम अप्रैल को, छोटी सी जगह निकाल के यकम अप्रैल 20 को एंट्री करा दें आईडीसी की। आरओयू डेबिट 4500। कोई डेट तो नहीं दी हुई आईडीसी की अलग से? देखें आईडीसी की डेट तो नहीं दी हुई अलग से? नहीं। चलें जी, जी बोलें। यकम अप्रैल 20 आईडीसी आरओयू डेबिट 4500 और उसके बाद 31 मई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 1507। जी अभी तक क्या क्या लर्न हुआ? पहली चीज़ ये लर्न हुई कि थोड़ी डिस्काउंटिंग की रिवीजन आप लोगों ने घर में करनी है, साथ साथ ज़रा डिस्काउंटिंग में मसला हो सकता है। दूसरा ये कि लीज शुरू होने से पहले की पेमेंट्स हुई तो उनको बारों बार जनरल एंट्रीज में डालते हैं। बाकी आईडीसी की डेफिनेशन घर में जाके देखिएगा कभी, तो उसमें पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें एसेट की कॉस्ट में डालनी है, क्या नहीं डालनी। तो आईडीसी हमने एसेट की कॉस्ट में डाल दी। अच्छा, इसके बाद आखिरी बात डेप्रिसिएशन इस साल की 31 मई 20। डेप्रिसिएशन में ना कभी क्लास में ज़्यादा बात नहीं हुई, ये आज सुन लें बात। आईकेप की ये राय है कि कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस किया करो डेप्रिसिएशन निकालते हुए। लेसी के केस में, ये एक लेसी में मसला है, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस किया करो। लेसर तो करता ही है, ऑपरेटिंग लीज में लेसर तो करता ही है, लेसी भी डेप्रिसिएशन माइनस करे। उसमें आईकेप की ये राय है कि यही जो एक्सपेक्टेड टू बी पेड है ना, वैसे तो रेजिडुअल वैल्यू 5000 है, लेकिन 4500 का एसेट लेके, ये सारा याद है ना? वैसे तो रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड 5000 है, लेकिन 4500 की वजह से एक्सपेक्टेड टू बी पेड कितनी है? 500। तो आईकेप की राय है कि बस इसी 500 को रेजिडुअल वैल्यू ले लो फॉर कैलकुलेटिंग डेप्री। बस ये याद रखिएगा, अगर हमने किताब में कुछ और कहीं किया हुआ तो लीव इट। व्हाट इज कॉस्ट? 94 माइनस रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी पेड 500। इसमें कुछ लोगों की कुछ और राय भी है, आईकेप ने बहरहाल ये बताया था। डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई क्या चीज? नहीं नहीं, पहले क्या बोल रहे थे वो? 1962। चलिए अगले साल की एंट्रीज अब खुद ही कर दें। डेप्रिसिएशन डेबिट, कॉमन रिडक्शन क्रेडिट। चलें बैलेंस शीट भी अब बना दें, सिर्फ 1 साल की मांगी हुई है।
बैलेंस शीट भी बना दें। भाई व्हाट्सएप पे आओ, 1-2 मिनट में फाइनल करते हैं। इसमें मैंने जो सवाल डालने को पता ना क्वेश्चन 3, वो असल में मैंने कहा है आपने डालना है क्वेश्चन 33 पेज नंबर 371 पे। अब क्वेश्चन 1, 2 और 3 हो गया, बाकी डिलीट कर दो। क्वेश्चन 7 में एग्जिस्ट की जगह मेड कर दो, जो बी पार्ट है 7 मेंटेन रखो। एग्जिस्ट की जगह कैन बी मेड। सेवन की वीडियो कर दो, एक्सप्लेन इन विच केसेस असेसमेंट कैन बी मेड, बस ये कर दो। बस 1, 2, 3 और 7 ये सवाल बचे हैं। आप जरा मुझे भेजो फाइनल। जी अगले साल ये दोनों नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, आईडीसी भी नहीं पे होगी। अगले साल एक पेमेंट आएगी। पेमेंट आएगी किस दिन? पेमेंट आएगी ये 31 में, 21 तो ईयर एंड है ना। पेमेंट किस दिन आएगी? 31 मार्च 21 को। इकतीस मार्च 21 को। कैश कितना पे करेंगे? 20,000। कैश 20,000, LL 71224। भाई उन्हें को साइड पे होके पीआरसी करें जाके। 7122 जी। LL 9040 LL बैलेंस ही निकालेंगे। पेमेंट मिस होती थी फिर LL बैलेंसिंग आता था। नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं हम बैलेंसिंग निकालते होते, बिल्कुल भी नहीं। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, इसमें LL बैलेंसिंग नहीं। LL सिर्फ तब बैलेंसिंग जब पेमेंट्स मिस हो। अभी मुझे बताइए 9040 वो इंटरेस्ट है। हाँ तो फिर 10960। LL बैलेंसिंग नहीं निकालना, 10960। अच्छा जी, पेबल कितना? वो बैलेंसिंग भी वही आ जाएगा, छोड़ो परे। पेबल कितना खड़ा हुआ है? 1507। पेबल को खत्म करें, चीजों को मिक्स नहीं करना। 1962 और एक फिगर भी बैलेंसिंग निकालने की जरूरत नहीं, एक फिगर भी बैलेंसिंग नहीं निकालनी। अब मुझे इंटरेस्ट चाहिए मई तक का, तो पिछले साल के एंड तक का निकल चुका हुआ है। अब ये मई से लेके मार्च तक का है, यानी अप्रैल मई का बस मिसिंग है। तो वो इसी फिगर को 10/12 इंटरेस्ट पेबल कितने? 1507। ओके जी, आप बता दें इंटरेस्ट पूरे साल का कितना है? 90 जी 753।
अब हमारे साल के एंड पे 2 महीने का इंटरेस्ट बुक करना है बस। 31 मई 2021 इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट जी 7835 इंटू अप्रैल मई का रह गया ना बस जी 0 और 31 मई 21 डेप्रिसिएशन जी 9464 माइनस 500 डिवाइड बाई 8 94684 माइनस डिवाइडेड बाय 8 77 14 मिनट रह गए बस, फिर हमने छुट्टी करनी है। अच्छा, बैलेंस शीट डायरेक्ट बनानी है। बैलेंस शीट जो है ना देख के नहीं कहीं से बनानी, एंट्री से देख के नहीं बनानी। आज बैलेंस शीट डायरेक्ट बनाते हैं। बाकी लेसी का नोट तो आसान होता है, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें हमारा साल की पेमेंट। फिर अब हमारा साल कौन सा है वैसे, जरा ये बैलेंस शीट मांगी किस साल की है उसने? 31 मई 21। क्यों बुरा मना जाते हो, क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में? क्या है ये पूरा, क्या फिक्र है इसमें? उदास क्यों होते हो पता नहीं ये आपसे सुना है। 31 मई 2021 नॉन करंट एसेट ROU। कॉस्ट के लिए वर्किंग 3 करनी पड़ेगी। वर्किंग 3 में कॉस्ट बताएं। 9464। डेप्रिसिएशन 500। ये तो कॉस्ट है ना माय डियर, ये तो कॉस्ट है। कॉस्ट में से नहीं, वो नहीं, हम फ्रेश तरीके से बनाएंगे। ये कॉस्ट है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 94, ये कॉस्ट थी 94684 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 8। ये फैक्टर हमें देगा 12 महीने के एंड की बीवी, लेकिन मुझे चाहिए 14 महीने के एंड की। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका है, वो ये है कि आप नीचे ना सोचें कि मैंने 1 साल और 2 महीने डेप्शन चार्ज करनी है। 1 साल और 2 महीने का मतलब होता है 1.111 होगा शायद, 1.1667। मेरा एसेट 1 साल 2 महीने इस्तेमाल हो गया, तो 1.5 तो 1.5 साल के लिए होता है, ये तो 1.1 होगा सिर्फ, इंटू 1.1667। और अब ये वाली ब्रैकेट क्लोज। Cost minus residual value divided by life will give me 1 year depreciation, but I need depreciation of 1 year and 2 months. Cost minus accumulated depreciation BV 80948 80948। देखें इधर, इसका दूसरा तरीका ये था, इधर देखें 94684 माइनस 1962 माइनस 11773। मुश्किल तरीका ये है जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे किया, पता नहीं मुश्किल है आसान है। 14 महीने के डेप्शन निकाल लिया हमने, माइनस कर दिया, और इतनी हैवी जगह ले ली है इसने कि हमारी फिगर भी शर्मा के ऊपर चुप करके बैठ गई है। ओके, ये निकल आया जी ROU। अब क्या आता है? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज में लीज में आता है लीज लायबिलिटी, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग भी आता है, और करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, और इंटरेस्ट पेएबल। अच्छा जी,
इंटरेस्ट पेएबल कोई बंदा ढूंढे। उधर से क्यों देख रहे हैं, इधर से ढूंढे। अच्छा आप इसका आसान सा हल है, वैसे आज सुन लें। खड़े किधर हैं 31 मई, मैं कह रहा हूं खड़े किधर हैं 31 मार्च, खड़े किधर हैं 31 मई को जो भी पेमेंट हुई है ना आखिरी, तब तक का इंटरेस्ट पेड है। ये तरीका होता है इंटरेस्ट पेबल ढूंढने का। 31 मई 21 को खड़े हैं, जो भी लास्ट पेमेंट हुई है 31 मई, अगर 31 मई को ही हो गया तो फिर सारा ही पेड है, फिर पेबल जीरो है। 31 मई से पिछली पेमेंट कौन सी हुई है, 31 मई से पिछली पेमेंट ताजा ताजा कौन सी हुई है, ये तरीका हुआ करेगा देखने का। हमारा ईयर एंड है 31 मई, ताजा ताजा पिछली पेमेंट, या फिर शुरू से चल के एक एक उंगलियां रख के देखें, वो थोड़ा लंबा काम है। 31 मई पे खड़े होकर देखें कब तक का पेड है, मार्च तक का, तो किस किस का पेएबल है, वो फिर इससे निकलेगा। 78 इंटू 2/12 13, बिल्कुल 100% एडवांस के सवाल में भी इसी तरह, अगर अकाउंटिंग ईयर एंड और वो मैच नहीं कर रहा तो 100% इसी तरह। वेल डन। एडवांस के सवाल में होना क्या था, इधर यकम, इधर 31 मार्च 21 की जगह यकम अप्रैल 21 लिखा होना था, बात तो फिर भी वही हो जानी थी कि आखिरी पेमेंट यकम अप्रैल 21 को हुई है। अच्छा जी चलें जी आगे। अब मुझे बता दें हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगानी है। इसमें 2/12 नहीं करना होता है, एल और उसमें हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन, हमारे साल में ये वाली पेमेंट हुई है। अब अगर सेमी एनुअल का सवाल है तो नीचे 2 पेमेंट्स पड़ी होंगी, अगर क्वार्टरली का सवाल है तो नीचे 4 पेमेंट्स पड़ी होंगी, और अगर एनुअल का सवाल है तो करंट में सिर्फ एक। कितनी आ गई, एक साल के अंदर कितना देना है, 5905। अच्छा वैसे ही ये काम करना नहीं पेपर में, लेकिन आपको मैथमेटिकली बता रहा हूं, ये एलएल का टोटल कैरेट डाउन है, ये एलएल का टोटल। जिंदगी में किसी को समझा रहे हुए ना तो पहले अपने आप को चेक कर लीजिएगा। वो तरीका ये होता है कि एलएल माइनस एलएल, बस ये उसके बराबर आ जाना। एंट्रीज का भी कैरी डाउन वही होना चाहिए, दूसरे साल के एंड का कह रहा हूं। एलएल प्लस लिखने कैलकुलेटर पे, एलएल माइनस लिखने कैलकुलेटर पे। 82 माइनस 10 72 के करीब आ गया, और ये दोनों का टोटल भी 72 के करीब ही आ रहा है। मतलब ये एलएल का कैरी डाउन होता है, लेकिन ये करंट और नॉन करंट में कैसे शो होता है, अलग अलग। चलें जी आगे। और क्या मांगा हुआ है उसने, पी एंड एल। पी एंड एल की कोई टेंशन नहीं है, अगर मांगा हुआ है, मांगा नहीं हुआ मेरे ख्याल से, अपनी तरफ से सवाल बनाया हुआ है, मांगा नहीं मांगा का चक्कर ही नहीं। अच्छा डेप्रिसिएशन तो पूरे साल की जानी है वैसे इस साल, ये तो मेरे ख्याल से डेप्शन में कोई ऐसी घुमाई फिराई ना कीजिएगा। डेप्शन ये फैक्टर एक साल के डेप्शन दे देगा, पिछले साल के 2 महीने की बाढ़ में जाए, हमें क्या। आखिरी बात, इंटरेस्ट मुझे चाहिए 31 में 21 तक का। अब इसमें भी मेरा मशवरा यही देख लें खर्चा निकालते हुए भी कि आखिरी पेमेंट कब हुई है, आखिरी पेमेंट कब हुई है 31 मार्च को, तो अप्रैल मई का यहां से निकालेंगे 2/12 करके, अप्रैल मई का यहां से निकालेंगे 2/12 करके, 10 का रह जाएगा पीछे, उसका यहां से निकालेंगे। इसका तरीका एक ये भी होता है कि ना फॉर द ईयर जब पी एंड एल बनाना हो ना तो अरसा लिख लिया जाए, यकम ट्राई 31 मई 21 का पहला दिन, 31 यकम बोले बोले बी कॉन्फिडेंट, 31 में 21 के साल का पहला दिन बोले, और यार आसान तरीका 31 में 20 बोले, 31 में 20 में एक दिन ऐड करें, 1/6/20 से लेके 21। जिसने पी एंड एल बनाना है फॉर द ईयर, अब वो फॉर द ईयर उसे ये चाहिए, अब जाके वहां से ढूंढना अगर नहीं आता तो ये तो फिर मसले की बात है ना। अब मुझे इस अरसे का चाहिए, अब मैं 31 में, अब मैं ढूंढने गया यकम जून 20 से 31 में 21 का, रिवर्स चलना बेहतर है। 31 में 21 का मुझे नहीं मिला, मार्च तक का मिला, तो मई के 2 महीने का यहां से निकाल लूं, और
इसमें मुझे मिलेगा अप्रैल मई का भी, मुझे यकम जून से चाहिए, इसमें मुझे अप्रैल मई का भी मिल जाएगा, मुझे यकम, तो इस फिगर को 10 बटा, ये 10/12 जमा ये 2/12, और एक हिंट दिया हुआ था अगर P&L में ये 2/12 निकाल लिया हुआ तो यही पेबल में भी जाया करेगा अगर अकाउंटिंग ईयर एंड और वो मैच नहीं करते। डन। कुछ छोटी छोटी चीजें याद आई हैं या कॉन्फिडेंस लूप गेन नहीं, वो तो फिर सारी चीजें डाल के हमने लीज कराई है ना आपको। इतनी गवाइयां पराइयां तो नहीं आएगा, डालता 2/12 डालता है लेकिन इतनी ज्यादा तो नहीं कभी कभी। आगे चलें, आगे किसको 4 मिनट रह गए हैं बस, फिर हमने भी चले जाना है। एट व्हाट अमाउंट लीज रिसीवेबल विल बी रिकॉर्डेड ऑन जगह में अप्रैल 20, बस लीज रिसीवेबल ना 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 बेटा, लीज रिसीवेबल में आईडीसी नहीं जाती, उसके फॉर्मूले भी डिफरेंट है। लीज रिसीवेबल यकम अप्रैल 20 को किस पे रिकॉर्ड होगा, जिस दिन लीज शुरू हो रही है, जिस दिन लीज शुरू हो रही है। लीज रिसीवेबल ऐसे होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी, और मैन्युफैक्चर डीलर लेसर के सवालों में यूजीआरवी हम उससे लिखते होते थे रेड मार्कर से, लेकिन इधर कोई खास जरूरत नहीं, और इस सारे को एलपी कहते हैं। अच्छा जी, अब वैसे ना इस तरह लेसर के सवाल में आपसे डाउन पेमेंट पूछेगा नहीं, इसलिए मैंने आगे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी नहीं मांगा। वो फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से पहले एक पेमेंट डालना एलआर में, वो नहीं आपसे पूछेगा। लेकिन अभी बस मैंने तो एनआई पूछा है आपसे, या लीज रिसीवेबल ही पूछा है डायरेक्ट, व्हाट एनआई जिसे कहते हैं, तो आप अभी डाउन पेमेंट इधर ही डाल दें। खैर है, टोटल कितनी थी 18, उसमें से कंपनसेशन 10, तो 18,000 माइनस 10,000, सबर करें एक दफा समझ लें पहले सारा, 8,000, ये क्या आ गई हमारी डाउन पेमेंट। रेंटल इसके भी वही उसके भी वही, रेंटल बोलें 20,000 इंटू 5 जमा 5,000 इंटू 3, ओके खुला खुला करके लिखें जी। डाउन पेमेंट बोलें क्या थी, इसकी डाउन पेमेंट में ले लिया करें क्योंकि इसका वो फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल उस तरह बनाना आपके स्कोप में नहीं है। 18,000 माइनस 10,000, तो मुझे डाउन पेमेंट सॉर्ट ऑफ मिली क्योंकि मैंने खुद इंसेंटिव दिया था। रेंटल 20,000 इंटू 5 जमा 5,000 इंटू 3। अच्छा, अब ना टोटल आरवी लेके उसे स्प्लिट करना है जीआरवी में और यूजीआरवी में। उसके लिए रूल ये है, किधर है IFRS 16, इसकी जो जीआरवी है ना लेसर की, वो ऐसे निकलती है, लीज के चैप्टर का पहला सफा, फॉर लेसर जीआरवी कैसे निकलेगी, यानी लीज पेमेंट्स कैसे निकलेंगे। असल में उधर उसने लिखे लीज पेमेंट्स में उसने ना, अब यूजीआरवी की बात नहीं करेगा, लीज पेमेंट्स में सिर्फ किसकी बात करेगा, जीआरवी की। ये लीज पेमेंट की डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लीज पेमेंट्स में लेसी क्या लेता है, लेसी लेता है एक्सपेक्टेड टू बी पेड जीआरवी, लेसर लेता है एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड प्रोवाइडेड टू लेसर बाय लेसी बी, a party related to लेसी बी, लेसी भी मेरा अनजान, लेसी का जानने वाला भी मेरा अनजान, और मशीन सप्लायर या थर्ड पार्टी भी मेरी अनजान। और अगर लेसर का जानने वाला गारंटी दे रहे तो उसको मैंने कहा था यूजीआरवी में डाल दीजिएगा। अब लेसी ने कितनी गारंटी दी, लेसी ने कितनी दी, पहला सवाल। दूसरा, लेसी के जानने वाले ने कितनी दी और थर्ड पार्टी ने कितनी दी, ये तीनों जमा करके आ जाया करेंगी जीआरवी। लेकिन एस्टीमेटेड आरवी को पकड़ के इसमें से ये तीनों माइनस करेंगे, एस्टीमेटेड आरवी पहले ढूंढा करेंगे, ये वो एस्टीमेट जो लेसर ने लगाया है,
उसमें फिर जीआरवी में 3 चीजें डाला करेंगे, बैलेंसिंग आ जाया करेगी यूजीआरवी। तो बता दें इसकी जीआरवी में कितनी चीजें डालनी है, उधर जीआरवी में डालने इधर एग्रीमेंट वाली तीनों फिगर्स आएंगी, इधर एग्रीमेंट वाली तीनों फिगर्स आएंगी, और उसकी जीआरवी में कौन सी जीआरवी डालनी है, एक्सपेक्टेड टू बी पेड। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज एस्टिमेटेड बाय लेसर इज 12,000। गारंटेड बाय लेसी इज 5,000 एंड बाय थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर। जी बोलें। जीआरवी लेसी ने कितनी गारंटी की, 5,000। लेसी के एसोसिएट ने, फॉर्मेट बना रहा हूं, लेसी के एसोसिएट ने 0। थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर, लेसर की जानने वाली नहीं, जी कितना, 3,000 इज इक्वल टू 8,000। बैलेंसिंग, चलें जी नोट। Don't close the program, please. I have some other programs. Wait for the program to respond. The program is हाइब्रिड में नोट कर लिए, सेकंड थर्ड रो में। चलें, शुक्रिया। या उसमें ना असल में इसमें डाउन पेमेंट आपको इस तरह के डाल के नहीं देगा लेसर के सवाल में, हमने बस ऐसी जबरदस्ती डाली हुई है। बिफोर लीज पेमेंट्स करना है, वो एलआर बड़ी कंफ्यूजिंग सी हो जाती है, वो आपके स्कोप की चीज़ नहीं है। तो लेसी में हमने सही काउंटिंग करवाई है आपको डाउन पेमेंट की, इसमें हमने आपको जबरदस्ती डाउन पेमेंट यहाँ डलवा दी है, हालांकि ये डाउन पेमेंट नहीं है, ये डाउन पेमेंट का बाप है। नहीं बड़ा भाई नहीं, बाप है। अच्छा, बड़ा भाई बताया था उस वक्त। चलें, ये होता है टेंटेटिवली लेक्चर लेने का फायदा। जी यूजीआर भी बताएं। 4,000। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे हम पूछते हैं कि अगर पेपर सवाल में ये रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड बाय कौन है, एस्टिमेटेड बाय लेसर, नहीं ये लेसर है, ये रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड बाय, सारे सुन लें, वो लेता था एस्टिमेट अपना, ये लेता है अपना एस्टिमेट। ये एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू किसकी है, लेसर की। इस सवाल में अगर लेसी के एसोसिएट की भी दी होती है 1,000, तो वो यहां डाल देते 5 जमा 1 जमा 3, कितना हो जाता, 9,000। और अगर दी होती लेसर्स एसोसिएट की, तो उसकी लाइन यहां ना डालते। लेसर एसोसिएट की अगर होती गारंटी, तो उसको फिर इग्नोर कर देते सवाल में, ये बैलेंसिंग जो 4,000 आना था इसमें वो पड़ी होती। लेकिन अगर वैसे ही पेपर में कभी कह दे कि इसने गारंटी की है 5,000 और लेसर के जानने वाले ने 1,000 और ये वाली फिगरें ना दे, तो फिर 5,000 जीआरवी ले लीजिएगा और 1,000 यूजीआरवी ले लीजिएगा, फिर 1,000 वो ले लीजिएगा। लेकिन अभी तो सिंपल है जी। टोटल लेसर का अंदाजा कितना है, 12,000। इसकी गारंटीज अनजान लोगों से मिली हैं, जानने वाले की गारंटी को हमेशा किधर डालना है, यूजीआरवी में, वो हमारे सवाल में नहीं दी हुई थी। आप बता दें जीआरवी 8,000 और यूजीआरवी 4,000। चलें जी क्लोज करते हैं। चलो एक आखिरी बात सुन लो, लेसर की एंट्रीज क्या थी, पीपी डेबिट, कैश, क्रेडिट। पहले लेसर अपने लिए मशीन खरीदता है, देखें कहीं पीपी की कॉस्ट दी हुई है, फेयर वैल्यू वगैरह नहीं दी हुई ना, नहीं दी हुई, वो एंट्री नहीं हो सकती। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। अगली एंट्री कौन सी होती है, हाँ अगली एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, एलआर एनआई पर, पीपी क्रेडिट फेयर वैल्यू पर, और फाइनेंस लीज में अगली एंट्री होती है अक्सान आईडीसी। अच्छा, अब मेरा ये मशवरा है
कि सवाल में आप पढ़ के बताएं कि लेसर की आईडीसी कितनी है। वेल डन, 0। लेसर ने कोई आईडीसी पे ही नहीं की, तो बस ठीक है, कुछ भी नहीं करना अब आपने। मैं वो समरी वाला सफ़ा खोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ये खोलने की इजाज़त नहीं दे रहा। पुराना वन नोट खोल लेते हैं, अल्लाह करे। यार तू भाई है अपना भाई, नहीं ये बंद नहीं हो गया भाई, ये जो है वो रीड ऑनली हो गया भाई, ये बुक बन गया भाई। नहीं, बुक पे तो फिर भी बॉल पॉइंट से लिख सकते हैं, ये छुई मुई बन गया भाई। अच्छा, लेसर के सवाल में एसेट की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे ऐसे सवाल में अगर फेयर वैल्यू ना दी हो ना, तो मेरा मशवरा है कि इस एंट्री में आप हजरात को भी ऐसा आया, इस एंट्री में लीज रिसीवेबल डालकर आईडीसी तो जीरो है, तो एसेट की प्राइस बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं, लीज रिसीवेबल और एसेट, और उसके बाद तो नॉर्मल तरीके से रेंटल आने हैं और इंटरेस्ट इनकम और ये सारा आने हैं। ठीक है जाए।